JS जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। अब तक के सेशन में हम लोग इन प्लैनेट्स में मार्स तक देख चुके हैं। ये हमारे चारों इनर प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह बोल देते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोल देते हैं, पृथ्वी के कारण पार्थिव ग्रह भी बोल देते हैं। और ये हमारे गैसियस या बाह्य ग्रह हैं, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो अब हम लोग जुपिटर से पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं। ओके, जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो बृहस्पति के संदर्भ में कुछ हम लोगों को तथ्यात्मक चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को बृहस्पति के संदर्भ में समझना है कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, लार्जेस्ट। एक चीज़ तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, आकार के आधार पे ये सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जुपिटर बड़ा है, लेकिन इसके घनत्व पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1.33, और पृथ्वी का घनत्व हम लोगों ने कितना देखा था, 5.51। हम लोगों ने बाकी की, अगर हम इवन मार्स का भी जो घनत्व देखा, मंगल 3.93 था। तो कुल मिला के अचानक से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे घनत्व काफ़ी कम है। मतलब आपके समझ में सीधे सीधे आ रहा होगा कि इसका घनत्व कम है, इसका मतलब ये गैसियस टाइप का, इसमें गैसियस या हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के तत्व ज़्यादा होंगे। इसलिए जुपिटर को हम लोग कभी कभी तारा सदृश्य ग्रह भी कह देते हैं, तारा सदृश्य ग्रह। अब तारा सदृश्य ग्रह क्यों कह रहे हैं? हम लोगों ने जब सूर्य पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि सूर्य का जो कॉन्फ़िगरेशन था, संगठन था, उसमें अप्रॉक्स 74-75% के आसपास हाइड्रोजन था, 24-25% के आसपास हीलियम था। लगभग कुछ वही कॉन्फ़िगरेशन आपका या वही संगठन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जुपिटर में देखने को मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जुपिटर का आप रोटेशन टाइम पीरियड देखिए। रोटेशन टाइम पीरियड मतलब जो पृथ्वी घूर्णन 24 घंटे में करती है, लगभग 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, हम लोगों ने एग्जैक्ट पे भी बात किया हुआ है। वैसे ही जुपिटर अपने अक्ष के, जो उसका अक्ष है, एक्सिस है, एक्सिस के परितः 9.84 घंटे में, मतलब 10 घंटे से कम में पूरा एक रोटेशन कर लेता है। मतलब आपसे अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होगा, तो जिसका घूर्णन सबसे कम होगा उस ग्रह का दिन की अवधि उस ग्रह के तुलना अगर कंपेयर करेंगे तो उस ग्रह का जिसका ये घूर्णन यानी रोटेशन सबसे कम होगा उसका दिन सबसे छोटा होगा। तो बृहस्पति ग्रह का दिन बहुत छोटा होता है, पृथ्वी के अगर हम लोग देखेंगे 10 घंटे से कम है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप ये देखिए कि बृहस्पति का जो डायमीटर है ये 1,42,984, लगभग आप इसको 1.5 लाख के आसपास कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं राउंड ऑफ में, लेकिन 1,42,984, जबकि पृथ्वी का जो व्यास था, डायमीटर था, वो 12,756। इसका मतलब बृहस्पति पृथ्वी से आकार में काफ़ी बड़ा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बृहस्पति का आकार भी बड़ा है, बृहस्पति का जो रोटेशन है ये भी पृथ्वी से काफ़ी तेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा। जैसे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसे ही बृहस्पति का के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊर्जा, एनर्जी, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। तारे जितनी नहीं लेकिन काफ़ी मात्रा में। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, जैसे सपोज एक जनरेटर होता है, जो पुराने जनरेटर होते थे उनका मैकेनिज्म क्या होता था, उसमें व्हील लगे होते थे, व्हील घूमता था और वो एक डायनोमा से कनेक्ट होता था और डायनोमा घूमता था और बिजली उत्पन्न होती थी। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी से आकृति में भी बड़ा है, आकार में भी बड़ा है और इसका रोटेशन भी तेज है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता होगा, इस कारण से भी इसको तारा सदृश्य ग्रह कह देते हैं। अगली चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इन द सेंस मतलब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो, इसका समय है लगभग 11.86 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिए ये ईयर्स में है और ये आवर्स में है, घंटे में है।
तो इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखें कि पृथ्वी की तुलना में अगर पृथ्वी के दिनों के हिसाब से हम लोग देखें तो बृहस्पति का जो घूर्णन का काल है, घूर्णन की जो अवधि है वो 9.84 घंटे, जबकि पृथ्वी के तुलना में अगर हम लोग देखें बृहस्पति का सूर्य के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन है, परिक्रमा है, वो लगभग 11.86 वर्ष में करती है। ठीक है ना। डायमीटर हम लोगों ने देख लिया, डेंसिटी हम लोगों ने घनत्व देख लिया, काफ़ी कम घनत्व हो गया। अब आगे के ग्रहों में हम लोग देखेंगे कि घनत्व की क्या स्थिति है, बल्कि काफ़ी कम रहेगा घनत्व। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेट रेड स्पॉट, व्हाट यू मीन बाय ग्रेट रेड स्पॉट, या ग्रेट रेड स्पॉट का संबंध किस ग्रह से है। तो बेसिकली है क्या, ये ग्रेट रेड स्पॉट इस बृहस्पति की सतह के पास एक लगातार काफ़ी लंबे समय से आंधी तूफान टाइप का हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये सैकड़ों वर्ष से चल रहा है ना। और इसीलिए मतलब ये सैकड़ों वर्ष से है, इसी को डिनोट किया गया है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं बृहस्पति की सतह के पास या बृहस्पति के वायुमंडल में एक तूफान है जिसे अपन ने नाम दिया है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है। अगली, बृहस्पति ग्रह के मून्स की अगर हम लोग बात कर लें, उसके उपग्रह की बात कर लें, उसके प्राकृतिक उपग्रह की बात कर लें, तो लगभग 62 उपग्रह हैं जो ज्ञात हो चुके हैं, जिनके बारे में चर्चा है। लेकिन कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, उनके नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। आओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। इनमें से जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, सबसे बड़ा उपग्रह। बल्कि बृहस्पति का नहीं, अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो भी आप क्या कहेंगे, गैनीमेड। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो आप कहेंगे जुपिटर का। ठीक है ना। एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। जुपिटर बृहस्पति गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह का पहला ग्रह है, सबसे बड़ा, जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। रोटेशन टाइम पीरियड आपने इसका देख लिया 9.84 घंटे, अगर पृथ्वी के घंटों के हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। रिवॉल्यूशन 11, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, 11.86 वर्ष। डायमीटर आपने देख लिया, डेंसिटी देख लिया, ग्रेट रेड स्पॉट देख लिया, और आपने इसके चंद्रमाओं के नाम देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगला ग्रह हमारा सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। शनि अगर हम लोग देखें, हल्का सा ये ब्लैकिश दिखता है, ब्लैकिश, और इसके ऊपर कुछ रिंग्स रहती हैं। जैसे सैटर्न, अगर आपने कभी शनि को कहीं देखेंगे किसी पुस्तक में, तो उसके ऊपर वलय आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो उसका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो आंधियाँ चलती हैं उसका कुछ इसका प्रतिबिंब दिखता है। तो शनि का कलर ब्लैकिश। अब देखिए रोटेशन मतलब घूर्णन। हम लोगों ने बृहस्पति के घूर्णन की बात की थी, तो बृहस्पति का घूर्णन 10 घंटे से थोड़ा सा कम था पृथ्वी की तुलना में, और शनि का जो घूर्णन है ये 10 घंटे से थोड़ा सा अधिक है। आपको बस ऐसे याद रखना है, एग्जैक्ट फिगर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 10 घंटे से कम और 10 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है ना। रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमण 29.8 वर्ष। आप इसको लगभग 29 वर्ष या 30 वर्ष के हिसाब से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से देखो कि पृथ्वी लगभग वो आपको 365 दिन का ध्यान है। अगर मंगल पे जाते हैं तो 687 डेज, मतलब लगभग 2 साल के आसपास का हो जाएगा। आप जुपिटर पे आएंगे तो जुपिटर का जो परिक्रमण होगा वो लगभग 11.8 वर्ष हो जाएगा। सैटर्न मतलब शनि पर पहुंचेंगे तो शनि का परिक्रमण लगभग 30 वर्ष के आसपास हो जाएगा। डायमीटर मतलब व्यास बृहस्पति से थोड़ा सा कम। बृहस्पति का व्यास कितना, देखिए कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं करना, लगभग में याद रखना है। तो जुपिटर में आप लोगों ने क्या 1,82,984 था, आप उसे 1,40,000 से याद कर लो, 1,45,000 से याद कर लो, लगभग 1.5 लाख के आसपास याद कर लो। डायमीटर की जब बात करेंगे आप किसकी, सैटर्न की, तो आप 1,20,660 आप इसको 1.25 लाख से याद कर सकते हैं। मतलब जुपिटर 1.5 लाख, इसको 1.25 लाख, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है, डेंसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी मतलब घनत्व। कितना आपको दिख रहा है, 0.69।
सभी ग्रहों में, सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? सैटर्न मतलब शनि। और इसका घनत्व कितना है? 0.69, मतलब पानी के घनत्व से भी कम। मतलब अगर आपसे कहा जाए, कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे कौन सा ग्रह है जिसको पानी में डुबोया ही नहीं जा सकता, वो सैटर्न, क्योंकि इसका घनत्व आप देख रहे हैं काफ़ी कम है। तो इस कम घनत्व की वजह से ये पानी में डूबेगा नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये, इसके बाद इसके भी कुछ मून्स हैं, टाइटन, एनकेलेडस, ये आपके शनि के उपग्रह हैं। एक चीज़ और, हम लोग कुछ पुस्तकों में आप सबसे ज़्यादा ग्रहों पर जब प्रश्न आता है तो बृहस्पति दे रखा है, लेकिन आपको अगर प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं तो आप कहेंगे सैटर्न। अप्रॉक्स 67 मून्स हैं सैटर्न के, ठीक है ना। और बृहस्पति के 62 मून्स हैं तो ज़्यादा, लेकिन अभी हमारे पास, मतलब हम लोगों से, मतलब पृथ्वी पे जो IOA के पास जो रिसर्च है वो फाइनली 62 मून्स, किसके लिए? जुपिटर के लिए। 67 मून्स मतलब 67 उपग्रह किसके? सैटर्न। तो ध्यान रखना है कि अगर वनडे एग्जाम में किसी में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको वहाँ पे आंसर क्या देना होगा? सैटर्न देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारी शनि से रिलेटेड। नेक्स्ट, यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण। अरुण, अरुण, अब देखिए अरुण को कुछ अगर आपको ध्यान रखना है तो इसका कलर हल्का सा ग्रीनिश है, ठीक है ना। ग्रीनिश क्या, बल्कि इसको अपन बोले धानी, नीला प्लस ग्रीन मिला के, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ग्रीन प्लस ब्लू, ठीक है ना। कुछ धानी टाइप का कलर है इसका। क्यों है? तो आप कह सकते हो मीथेन की अधिकता के कारण, CH4, मीथेन की अधिकता के कारण इसका कलर कैसा है? कुछ कुछ धानी या हरा कह सकते हैं, नीला हरे का मिक्सचर के तौर पे कह सकते हैं। रोटेशन मतलब ये अपने अक्ष के परितः घूमता है कितने? 17 घंटे में। यानी कंपेयर पृथ्वी से करना है कि पृथ्वी एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 24 घंटे लेती है। ये पृथ्वी के दिन से, यहाँ पे भी दिन छोटा होगा, 17 आवर्स में 17 घंटे में ये पूरा का पूरा एक घूर्णन कर लेता है। रिवॉल्यूशन अब लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि दूरी भी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं, एक तो परिक्रमण पथ बड़ा हो जाता है और दूसरा सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो इस ग्रह की गति भी स्लो हो जाएगी। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। केपलर के अनुसार, केपलर ने क्या बताया था? ग्रह कक्षा का नियम बताया था ना कि जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग उतना कम होगा। तो उस आधार पे हम लोग जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी, इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन इसका कितना? 84 ईयर्स, मतलब पूरे 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा कर पाएगा। मतलब पृथ्वी उतनी दिनों में, या जब तक ये, अगर आपसे ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको सरल भाषा में, कि पृथ्वी 84 परिक्रमा कर लेगी सूर्य की, तब यूरेनस आपका केवल एक परिक्रमा कर पाएगा। मतलब उसका एक परिक्रमण पथ या एक परिक्रमा उसकी पूरी हो पाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद इसका डायमीटर 51,118 किलोमीटर, व्यास इसका, ठीक है ना। पृथ्वी की तुलना में ये भी अभी काफ़ी बड़ा है क्योंकि पृथ्वी का आपने देखा था 12,756 और यहाँ आप देख रहे हैं 51,118। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी सबसे कम सैटर्न की थी 0.69, इसकी डेंसिटी कितना? 1.27, लेकिन पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। तो मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्रह हैं ये कैसे गैसियस ग्रह होंगे, है ना। इनकी जो इनमें जो इनका जो संगठन है वो रॉकी कम है, मतलब चट्टानी भाग कम है और कम घनत्व के पदार्थों से बना हुआ है। एक हम लोगों के यहाँ पे शब्द एक लिखा हुआ है आइस गेंट, इसको अपन बोलते हैं हिम दानव, ठीक है ना, या हिमीय दानव। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन? हिमीय दानव। तो देखिए सूर्य से दूर है, मीथेन है ना। तो कुल मिला के इस पे बर्फ जमे होने जैसा फील होता है, जैसे इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है।
इसलिए इसको आइस गेंट भी बोलते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह, केवल यूरेनस ही आइस गेंट नहीं होगा, यूरेनस के बाद नेपच्यून की बात करेंगे तो नेपच्यून भी आइस गेंट होगा। तो विकल्प में आपको देखना पड़ेगा बड़ा सावधानी पूर्वक कि विकल्प में क्या दिया जाता है। तो आइस गेंट आपका यूरेनस भी है, आइस गेंट आपका, इसके बाद नेपच्यून आएगा, नेपच्यून भी होगा। इसके बाद अगर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो जिस पे प्रश्न पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टिंट मतलब अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे एक टैक्ट है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर देना होगा शुक्र, ठीक है ना, वीनस। 177 डिग्री पूरा, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उल्टा है वो। और ये इसका जो टिंट है ये लगभग 98 डिग्री के आसपास है। अब 98 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल लेटा हुआ, जैसे कि पृथ्वी ये है ना, पृथ्वी का झुकाव कितना है 23.5 मतलब 23, मतलब पृथ्वी का अक्ष कुछ इस तरह से है। लेकिन ये 98 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कुछ घूमते घूमते इतना। तो जैसे कोई व्यक्ति लेटा हो और लेट कर मतलब गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसे करके अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ है, जो लेट कर अपना घूर्णन पूरा कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा यूरेनस। किसकी वजह से, मैक्सिमम टिंट की वजह से, मतलब ये कह सकते हैं कि अधिकतम इसका जो अक्षीय झुकाव है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो अच्छा, एक प्रश्न और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने इस अक्षीय झुकाव की अधिकता के कारण दो ग्रह, कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, एक तो आपका यूरेनस हो गया और दूसरा आपने जो उधर से सेकंड नंबर का पढ़ा था वीनस। ये वीनस दोनों के दोनों बाकी के ग्रहों की तुलना में या बाकी के ग्रहों के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में घूर्णन यानी कि रोटेशन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में घूर्णन क्यों कर रहे हैं, तो आपके सामने स्पष्ट तौर पे आंसर होगा क्या, मैक्सिमम टिंट या अधिक अक्षीय झुकाव के कारण ये अपोजिट साइड में। अब अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो दो ग्रह हैं ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी के जो ग्रह हैं 6 ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है ये किस दिशा में करती है, तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही कहना है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व नहीं कहना है। कारण क्या है, इसलिए क्योंकि ये जो दिशाएं हैं ये पृथ्वी के धरातल तक, पृथ्वी की सीमाओं तक ही है। अंतरिक्ष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता है, वहां सिर्फ दो दिशाएं होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान क्या रखना है कि पहली तरफ से मतलब सूर्य की तरफ से दूसरे नंबर का ग्रह और लास्ट से दूसरे नंबर का ग्रह, ये बाकी के ग्रहों की तुलना में अपोजिट घूर्णन करते हैं, उल्टे घूमते हैं। अब पृथ्वी का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी ये दोनों ग्रह कैसे हो जाएंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इस पे भी प्रश्न आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब इस पे हम लोग और अच्छी सी चर्चा कर लेंगे। तो ये बात हमारी थी कुछ यूरेनस की। नेक्स्ट, यूरेनस के बाद नेपच्यून। सिंपल सा कुछ आपको देखना है, रोटेशन टाइम इसका 19.2 आवर्स, रिवॉल्यूशन 165 ईयर्स, 165 वर्ष, घंटे। डायमीटर उसका आपने देखा था 51,118 और उससे मतलब इससे जस्ट पहले वाले ग्रह का आपने देखा था 51,118। नेपच्यून का डायमीटर 50,000 से थोड़ा सा कम करके आप इसको याद रख लें। डेंसिटी घनत्व तो थोड़ा सा उससे बढ़ गया 1.64। अब जो यहाँ पे प्रश्न आपको जो ध्यान रखना है वो ग्रेट डार्क पॉइंट। ये ग्रेट डार्क पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे ग्रेट डार्क पॉइंट भी नेपच्यून पर चलने वाला एक तरीके का तूफान ही है, लेकिन बर्फीला, है ना। तो इसे अपन ग्रेट डार्क पॉइंट बोलेंगे। अब बृहस्पति पे भी हम लोगों ने ग्रेट रेड पॉइंट देखा था, यहाँ पे ग्रेट डार्क पॉइंट, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नेपच्यून की बात थी। नेक्स्ट, नेपच्यून के बाद चूंकि हम लोगों ने बात किया था कि प्लूटो पहले 9वां ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद, अगस्त 2006 के बाद इसको पूर्ण ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया और इसको डिमोट करके
ड्वार्फ प्लेनेट मतलब बौना ग्रह की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको क्यूपर बेल्ट ध्यान रखना। तो क्यूपर बेल्ट क्या है, तो क्यूपर बेल्ट मतलब हम कह सकते हैं कि प्लूटो से पहले मतलब जो आपका नेपच्यून था, नेपच्यून के आगे का जो पूरा का पूरा ठंडा शीत जो आपका एटमॉस्फेयर होगा या स्पेस होगा, उसे हम लगभग क्यूपर बेल्ट कहेंगे। क्यूपर बेल्ट पे भी हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अगस्त 2006 से प्लूटो को पूर्ण ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। इसके भी कुछ उपग्रह हैं। कैरॉन इसका एक उपग्रह है। इसको पूर्ण ग्रह से बाहर करने के कई कारण थे, हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले सेशन में। एक तो कारण ये था कि ये वरुण की कक्षा को, इससे जो जस्ट पहले वाला प्लेनेट था उसकी कक्षा को काटता है। सपोज मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, सपोज ये आपका सन है और ये आपकी वरुण की कक्षा है और ये आपका प्लूटो है। तो प्लूटो इस तरह से जाएगा, ये देखिए वरुण की कक्षा को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो एक कारण तो ये है जिसकी वजह से हम या IUCN ने प्लूटो को पूर्ण ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया। दूसरा, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफ़ी कम है। तो जब काफ़ी कम है, इसका परिणाम क्या होता है कि जब ये परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर, तो इसके आसपास के इस एरिया में जो भी छोटे छोटे से रॉकी मतलब चट्टानी पिंड होते हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। मतलब ये अपना जो पथ है इसको क्लियर भी नहीं कर पाता है। तो एक कारण ये भी है कि ये अपने आसपास का मार्ग जो इसका परिक्रमण पथ है, इस मार्ग की सफाई नहीं कर पाता है। इसलिए कहा कि भाई तुम योग्य नहीं हो पूर्ण ग्रह होने के नाते, इसलिए हम आपको पूर्ण ग्रह की जगह बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बात थी हमारी यहाँ प्लूटो मतलब ये ग्रहों से संबंध में 8 ग्रह प्लस ये बौना ग्रह, इसकी बात कर लेते हैं, कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग अभी सौर मंडल से रिलेटेड छोटी सी एक दो चीज़ और है, इसको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स के संदर्भ में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रश्न बेसिकली ये कि मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में कुछ चट्टानों के समूह हैं। ये एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब चूंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं एक निश्चित कक्षा में, इसलिए ग्रहों का ये गुण तो इनके पास है, लेकिन ये सभी चट्टानें एक साथ एक युग्म में नहीं है, अलग अलग चट्टानें। इसके भी कई कारण हैं। इसके कारण एक तो ये कि इसके बगल में ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, बृहस्पति भाई साहब, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको संगठित नहीं होने देता, एक तो कारण ये, इसलिए ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक युग्म में या एक समूह में मंगल और बृहस्पति के बीच में हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं। ये है क्षुद्र ग्रह। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रहों में एक आपको ये शब्द भी ध्यान रखना है, कैरस। कैरस क्या है, जो इसका सबसे बड़ी चट्टान है, चट्टानी भाग है, उसका नाम क्या है, कैरस। तो एक तो हम लोगों को यहाँ पे जो प्रश्न क्या ध्यान रखना है, ये हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में ही मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यही प्रश्न इस पर पूछा जाता है। एस्ट्रॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ, हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु। धूमकेतु धूमकेतु की पूंछ से संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो प्रश्न पूछा जाएगा। बेसिकली कॉमेट्स, धूमकेतु की पूंछ से रिलेटेड जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये कि इनकी पूंछ हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत में ही होती है। तो है क्या, कॉमेट्स होते क्या है, बेसिकली देखिए एस्ट्रॉइड्स या हम लोग इनमें जो अंतर देखते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स हमारे हैं, ये चट्टानी भाग हैं या चट्टानी जो रॉकी टाइप के जो मटेरियल से बने, और ये अधिकतर शुष्क बर्फ से मान सकते हैं आप लोग इसको, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है इस तरह का। तो ये
परिक्रमा करते हुए जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो शुष्क बर्फ है ये ठोस से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल प्रक्रिया जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली ठोस में वो गैस में कन्वर्ट हो जाना। ऐसे ही इसकी पूंछ बन जाती है और इस पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य के विपरीत ही रहती है, सूर्य के विपरीत। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये कॉमेट्स। नेक्स्ट, मेट्रॉइड उल्कापिंड, ठीक है ना, मेट्रॉइड उल्कापिंड, ये भी हमारे सौरमंडल के उल्कापिंड। तो अंतरिक्ष के वो आवारा टुकड़े जिनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं है, जो अनियमित दिशा में अनियमित रूप से ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जब तक ये किसी दूसरे ग्रह के आकर्षण क्षेत्र में नहीं आते तब तक कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ये किसी दूसरे ग्रह के, जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो जब तक ये यहाँ घूम रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी घूमें। लेकिन जैसे ही घूमते घूमते ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएंगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और फिर ये एक निश्चित दिशा में पृथ्वी की सतह से आके टकराते हैं। अब देखिए, इनको आपको समझना कैसे है। मेट्रॉइड्स जब तक यहाँ है, मतलब किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं है, तब तक इनको बोला जाता है मेट्रॉइड। लेकिन जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब यहाँ पहुँच गए, तो ये हो जाता है मेटॉयर। और जब ये धरातल पर टकराते हैं धरातल पर जब ये टकरा गए, अब जो अवशेष बचा ये आपका मेट्रॉइड है, ठीक है ना। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक ही चीज़ है, उल्कापिंड है। जब तक ये अंतरिक्ष में है, किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं है, किसी प्लेनेट में, तब तक इनको अपन मेट्रॉइड बोलते हैं। जब ये किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और ये आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो वायुमंडल है और वायुमंडल धीरे 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 जैसे सतह की ओर आएगा वैसे वैसे सघन होता जाएगा। सघन होगा मतलब घर्षण, फ्रैक्शन उत्पन्न होगा। अब इस फ्रैक्शन का परिणाम क्या होगा, आग लगेगी, है ना, मतलब ये जलेगा। तो ये जलता हुआ, टूटता हुआ, ठीक है ना, ये आगे बढ़ता है, धरातल की तरफ बढ़ता है। तो जब तक ये जलता हुआ, टूटता हुआ आगे बढ़ता है, इसको अपन बोलते हैं मेटॉर्स। और जब इसका अवशेष, यानी कि मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर व्यास का या 1 किलोमीटर व्यास का था और यहाँ जाते जाते एक छोटे से टुकड़े के रूप में जब धरातल पर टकराया, जो अवशेष धरातल पर टकरा के रह गया वो आपका हो जाएगा मेट्रॉइड उल्कापिंड, ठीक है ना। तो बस ये था हमारा सौरमंडल के संदर्भ में कुछ छोटी छोटी सी बातें। हम लोग अगले सेशन में क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस को ज़रूर फोकस करें। हम लोग जो क्वेश्चंस MCQ देखेंगे उसका एक पैटर्न होगा। शुरुआत में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन जो हमारा MCQ सेशन होगा उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपका ज्ञानवर्धन तो होना ही है। धन्यवाद।